नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या दंगों के लिए किसी एक कौम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां दंगे ज्यादा होते हैं? आपको सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दंगों पर यह लेटेस्ट थ्योरी बीजेपी की सांसद योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं। उनके मुताबिक जहां 10 से 20% मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक झड़प की घटनाएं होती हैं। जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक होती है वहां भीषण दंगे होते हैं। जबकि 40% से ज्यादा मुस्लिम जहां रहते हैं उन जगहों से बाकी धर्म के लोग पलायन कर जाते हैं। अपने दर्शकों को हम यह बता दें कि यूपी में आने वाले दिनों में विधानसभा के उपचुनाव हैं और योगी आदित्यनाथ इन चुनाव में बीजेपी के प्रभारी हैं। तो सवाल यह कि क्या योगी आदित्यनाथ जानबूझकर ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो? आज सबसे बड़ा सवाल यही, योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा दंगों के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं? क्या चुनाव से पहले यूपी में मजहब के नाम पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं योगी? क्या यूपी में आदित्यनाथ के प्रचार करने पर बैन लगना चाहिए? तमाम सवालों पर अपने मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश के अंदर दंगों का जो ट्रेंड देखा गया है पूरे देश के अंदर, वह स्पष्ट है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं, यानी उन्हें वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है या उनका वहां पर सामूहिक नरसंहार होता है, जैसे कश्मीर घाटी के अंदर हुआ है और दुनिया के अंदर हर जगह यही हुआ है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता और यूपी उपचुनाव में बीजेपी के नए नवेले कप्तान योगी आदित्यनाथ का ये वही बयान है जिस पर हड़कंप मचा है। सवाल उठ रहे हैं कि योगी दंगे के लिए एक खास समुदाय पर सीधे आरोप लगाकर क्या ध्रुवीकरण की सियासत कर रहे हैं? वो हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं जिनसे हालात खराब हों, नफरत फैले, आपस में लड़ाई और झगड़े हों। किसी एक कम्युनिटी के बारे में इस तरीके की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि इस देश में सांप्रदायिकता को फैलाकर हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर राजनीति करना चाहते हैं, निर्दोष लोगों की लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। जगह माइनॉरिटी की पॉपुलेशन 20 से 25% के बीच है, लेकिन दंगे तो नहीं सब हो रहे हैं। हाँ, ये अगर उन्होंने कहा होता कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों में दंगे हो रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां दंगे नहीं हो रहे, तो सही कैसे? क्योंकि दंगा भारतीय जनता पार्टी करा रही है। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत का डंका बजाने वाली बीजेपी उत्तराखंड और बिहार के उपचुनाव नतीजों से सांसद में हो सकती है। यूपी में मोदी का असर हाथ से फिसल न जाए, इसकी कोशिश बीजेपी करेगी, ये भी लाजमी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी का ये दर्शन सोच विचार के बाद सामने आया है, जिसके पीछे बीजेपी की भी मूक सहमति है? देखिए, मतलब तो सीधा सीधा है कि बांटने की बात, तोड़ने की बात। एक मजहबी रहनुमा होने के नाते मजहबी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। आज देश किस परिस्थिति में से गुजर रहा है, पूरी दुनिया किस परिस्थिति से गुजर रही है, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति को कोई बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। चाहे कहीं कोई 20% हो या 30% हो या 50% हो या 100% हो, न हिंदुओं को मुसलमानों से कोई डर है, न मुसलमानों को हिंदुओं से कोई डर है। हाँ, जो दंगा कराने वाले हैं उनसे सबको डर है। तो हमारा मानना यह है कि योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। यूपी के चुनाव प्रभारी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का लव जिहाद पर 2009 का वीडियो और अब मुसलमानों को दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद योगी आदित्यनाथ के बयान को
बीजेपी सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो क्या समाज को बांटने वाला बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ के यूपी चुनाव प्रचार पर बैन नहीं लगना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में दंगों के आश्रय, धर्म के आश्रय राजनीति होगी और क्या बीजेपी ने वहां कामयाबी के लिए इसे एक फॉर्मूले के तौर पर इजाद कर लिया है? तमाम पहलुओं पर मैं बातचीत करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। राजकुमार भाटी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। प्रकाश शर्मा, आप बजरंग दल के संयोजक रह चुके हैं, उनसे भी मेरी बातचीत होगी। और स्टूडियो में मौलाना सैयद अत्तर हुसैन देलवी साहब हैं, आप चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाजे रसूल के। आपसे भी बातचीत करूंगा। और पहला सवाल प्रहलाद सिंह पटेल साहब आपसे ही है। ये जो आंकड़े लेकर आए हैं तमाम परसेंटेज में, जो दंगों को लेकर गिनती गिनवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हैं? ये रिसर्च कहां से आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नकवी जी का बयान आ गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे घोषणा पत्र में सबका साथ सबका विकास, ठीक है। नकवी जी का बयान आ गया, उसके बाद पार्टी की राय आ गई, हम कभी किसी धर्म और जाति के आधार पर दंगों को नहीं देखते। ठीक है, आप नहीं देखते। प्रहलाद सिंह पटेल जी, देखिए आपने एक बहुत ही आइडियल स्टैंड लिया है। नहीं, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपने जो बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपने एक आइडियल स्टैंड लिया, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री दंगों की बात नहीं करते और तमाम बातें विकास की बातें। तो एक मिनट प्रहलाद पटेल सिंह जी, सुन तो लीजिए सवाल। एक ऐसे शख्स को आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव की कमान क्यों सौंप दी, जिनकी पहले से ही ऐसी छवि रही है और चुनाव कमान संभालते ही भड़काऊ बयान दे दिया उन्होंने? आदित्य जी, मुझे लगता है आपने मेरी बात अगर पूरी होने देते तो आप शायद ये प्रश्न मुझसे नहीं करते। मेरा दूसरा कहना यही है कि देश की आजादी के बाद में कुछ राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और अब सपा, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, सपा ने तो इतने भी हद पार कर दी कि धर्म और जाति को भी सांप्रदायिक बना दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि आज वो दंगों के हम तो दंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन दंगों के कारणों पर बहस नहीं होनी चाहिए। खुद का आत्मंथन नहीं करना चाहते। मैंने सवाल कुछ और पूछा, आप सपा की तरफ चले गए। सपा के नेता राजकुमार भाटी मेरे साथ हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। मौका दे रहे हैं चर्चा करने का। प्रहलाद पटेल जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा उस सवाल का तो जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की कमान आपने सौंपी यूपी में उपचुनाव के लिए, तभी आप लोगों की मंशा सवालों के घेरे में आ गई थी। फायर ब्रांड नेता हैं, तमाम हिंदूवादी बातें करते रहे इस तरीके से। और क्या ये आंकड़े कहां से आखिर लेकर आ गए? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। जरा बताइए ना, आप समझाइए दर्शकों को, देश की जनता सुन रही है आपको। मुझे लगता है कि आदित्य आनंद जी, मैं वही आपसे अखिलेश आनंद मेरा नाम है जनाब। पर क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? जी, दंगे नहीं होना चाहिए, इस बात पर तो चर्चा होगी। हाँ। लेकिन उनका दूसरा आप बोल नहीं देंगे, ये कैसे होगा? बोलिए। आपने तय कर दिया कि साहब चुनाव के कारण हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले से दंगे हो रहे हैं, देश में आजादी के समय से लेकर आज तक दंगे हो रहे हैं। जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, उनका दूसरा पक्ष भी है। जहां हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदुस्तान में 84 के दंगों को छोड़कर अपवाद बताइए कि कोई अल्पसंख्यक कभी दंगों में कहां उलझ रहे हैं? अब तो आप सरकार में आ गए, जोड़ने का काम कीजिए, अभी भी तोड़ने की बातें कर रहे हैं। विध्वंस की राजनीति कब तक होगी? प्रहलाद जी, मेरे साथ राजकुमार भाटी है यहाँ पर। राजकुमार भाटी जी, आप मौका ही क्यों देते हैं ऐसी ताकतों को मजबूत होने का? एक मिनट आता हूं प्रहलाद जी आपके पास। राजकुमार भाटी से मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। आप समाजवादी पार्टी के नेता है, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है, क्यों लचर कानून व्यवस्था, क्यों दंगे हो रहे हैं, क्यों फसाद हो रहे हैं, क्यों राजनीति की फसल उस पर लहलहा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो भाषा बोली है, पूरे इंटरव्यू में जो उन्होंने शब्द बोले हैं और जो बातें कही हैं, वो एक सभ्य समाज की भाषा नहीं है, वो एक लोकतांत्रिक देश के सांसद की भी भाषा नहीं है, वो एक संत की भी भाषा नहीं है। ये एक बिल्कुल देश को तोड़ने वाली बात। योगी आदित्यनाथ देश के संविधान की शपथ खा के संसद में पहुंचे हैं, और जब इन्होंने पर्चा दाखिल किया था तब भी शपथ खाई थी। इन्होंने कहा था कि देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, लेकिन ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली बात है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तमाम नहीं, हमारे प्रदेश में आप सरकार में हैं। प्रदेश में आपको पता होगा, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का सब्जेक्ट होता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, जहां जहां भी सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत तेजी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ सख्त कार्रवाई की है। चाहे आप मुरादाबाद का कांट का प्रकरण ले लें, चाहे सहारनपुर का प्रकरण ले लें। कार्रवाइयों के बावजूद दंगे फैलते चले गए, बिल्कुल नहीं फैलने दिए। सहारनपुर में 4 घंटे के अंदर सहारनपुर में शांति कायम कर दी गई। कांठ में, मुरादाबाद में, चाहे हमें इनके नेताओं को गिरफ्तार करना पड़ा, कोई दंगा नहीं होने दिया।
मुजफ्फरनगर में ये जब शहर में हम लोगों ने रोक लगा दी, सेना लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है, तो गांव में निकल गए इनके दंगावीर और गांव-गांव में दंगे करा दिए इन्होंने। मेरे साथ अखिलेश प्रताप जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मसला अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं है। सवाल यह है, जो बड़ी तस्वीर है, अगर योगी आदित्यनाथ जैसी शख्सियत को भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की कमान सौंपती है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनका शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो भी सवालों के घेरे में आएगा मंशा को लेकर। आपके सोच में मेरे सोच में थोड़ा सा फर्क है। सवालों के घेरे में वो तब आता कि जब उनकी मंशा कुछ और होती। यूपी में या पूरे देश में बीजेपी के जो नेता जब से केंद्र में सरकार बनी है, वो कर या बोल वही रहे हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी चाह रहे हैं। जो उनकी लाइन है, जो उनका एजेंडा है, उसी पे चल रहे हैं। दो तीन कैबिनेट मंत्री क्या बोल चुके, तोगड़िया जी क्या बोल चुके, आसद प्रमुख क्या बोल चुके जी, ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? अगर ये लाइन इनकी नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लाल किले से बोलते हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें, क्यों नहीं हिदायत देते हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई नहीं करेगा? लेकिन आप सबको सहज एहसास भी है जिस विचारधारा के मोदी जी और अमित शाह जैसे व्यक्ति को जब राष्ट्रीय पार्टी का, रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और उनके येदियुरप्पा जी जो करप्शन के सरताज हैं उनको उपाध्यक्ष बना सकते हैं, इस पार्टी की लाइन समझ लीजिए। फिर ये भ्रम मत पाले कोई कि ये काम नहीं करेंगे, यस केंद्रीय नेतृत्व के विपरीत ये कार्य कर रहे हैं। मतलब ये सब कुछ जो हो रहा है अखिलेश जी, इसका मतलब है जो कुछ हो रहा है ऊपर बैठे जो नेता है, चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी साहब, उनके इशारे पर हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? निश्चित रूप से ऐसे लिप्त लोगों को जेड कैटेगरी दी जा रही है। क्यों नहीं इनको? प्रहलाद पटेल, आप जवाब देना चाहेंगे? क्यों नहीं इनको हिदायत दी जा रही है? क्यों नहीं अपने ऊपर अवधियां तो कुछ है नहीं, जो यीशु पहले बोलते थे, क्यों नहीं उस पर बहस कर रहे? प्रहलाद पटेल जी जवाब देना चाहेंगे? प्रहलाद पटेल जी। देखिए आदित्य जी, अखिलेश जी बड़ा विनम्रता से बोलते हैं, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि संविधान और संस्कृति का मजाक अगर इस देश में किसी ने उड़ाया, क्योंकि आदित्यनाथ का दूसरा पक्ष था, जहां हिंदू बहुसंख्यक होता है वहां पर कभी अल्पसंख्यक असुरक्षित नहीं है। 84 के दंगों को छोड़कर अखिलेश जी बोलेंगे? कांग्रेस को कम से कम इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। इस देश को संस्कृति और संविधान पर जितने हमले किए, तुष्टीकरण के जितने अपराध, ये बातें जब पब्लिक में आप कहते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जी, देखिए जब तक आप विपक्ष में थे ना तब दूसरी बात थी, आप सरकार में है, अब आपको सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। जब सार्वजनिक मंच से आपके नेता, वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करते हैं तो देश के कुछ नागरिक प्रभावित होते हैं, उसे आहत भी होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौलाना दहलवी साहब हैं, आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? मौलाना साहब, मैं उम्मीद है कि सब बड़े धैर्य से इनको सुना, ये भी सुनेंगे जी। बचपन में मैं गाना सुनते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, और इस बसंती चोले की अहमियत हमको इसलिए है कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ, जामा मस्जिद जिसको कहते हैं, वहाँ 80% मुसलमान हैं, और मेरे घर की और मस्जिद के बराबर में जो मंदिर है वो माता दुर्गा का मंदिर है। इसलिए मैंने तो कभी जो उनकी भाषा ऐसा कभी सुना नहीं। परेशानी क्या है कि जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ सबका विकास और सबको लेके चलेंगे जी, गवर्नमेंट और गवर्नेंस की जो बात कर रहे थे, जिसके मुखिया को इतनी चिंता है कि राजनाथ सिंह पे इल्जाम आता तो पीएमओ उसकी सफाई दे देता है, लेकिन भारत के आप जो है करोड़ों मुसलमानों को आहत कर रहे हैं, और अभी तक कोई, इनकी आदत क्या है भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में कि तू आग लगा मैं पानी डालूंगा, और अब कुछ नहीं है। ये मुसलमानों के खिलाफ जंग, इसको लड़ाई नहीं मानता मैं, क्योंकि इस देश का हिंदू और मुसलमान समझ चुका है कि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला। लड़ाई इस बात की है कि जहां उमा भारती जैसी नेता रही हूं, जहां विनय कटियार जैसे नेता रहे हों, जहां सुषमा स्वराज जैसे नेता, और जो अपने बूते और अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। आज आदित्यनाथ को लग रहा है कि भाई विनय कटियार का एक बहुत बड़ा कद है, उमा भारती जो है वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री से सदन तक और मंत्री तक पहुंच चुके। ये लड़ाई इस बात की कि भाई मैं भी कुछ हूं, और उस कुछ के लिए गवर्नेंस नहीं दिखाना, और गालियां बकनी है। इन सब के बीच आखिरी बात कहूंगा, मैं कहूंगा कि प्लीज, क्या इस देश का हिंदू हो या मुसलमान, कम से कम अपनी टोपियों का और अपने उन चोलों का जो पवित्र माने जाते हैं, आस्थाओं और भगवानों से जोड़े जाते हैं, आप उसका मजाक बढ़ा के सर्वधर्मा और वसुदेव और ऐसे में एक बड़ा सवाल है, प्रकाश शर्मा जी, आप तो बजरंग दल के संयोजक रहे, आपसे मेरा सवाल है, आप लोगों को नहीं लगता कि कहीं आप लोग हाशिए पर आ रहे हैं? जिस तरह की राजनीति आप लोग करते थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही वो भाषा बोलने लग गए। मुझे तो अभी बड़ी देर से ये समझ में नहीं आ रहा कि इस चर्चा में से आप निकालना क्या चाहते हैं।
इंसानियत की जीत हो। 1920 से लेकर आज तक हुए हैं। अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए, अब या तो आप बीच में बोलिएगा मत, मैं 20 मिनट से आपको सुन रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। 1920 से आज तक इस देश में जितने भी दंगे हुए हैं, उन सबके दंगों के कारण के रिकॉर्ड सरकार के पास है। निकलवा कर देखिए, उसकी तह में वही बात होगी जो योगी जी ने कही है। प्रकाश शर्मा जी अपने आंकड़े दुरुस्त कीजिए। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूँ। प्रकाश शर्मा जी, एक मिनट में क्या हो रहा है, प्रकाश शर्मा जी में क्या हो रहा है। प्रकाश शर्मा जी देखिए, चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, उसको नकार देंगे। चिल्लाने से बात नहीं, आपने आंकड़ों की जुबानी बात कही ना, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूँ। सुन तो लीजिए जनाब, सुन लीजिए धैर्य के साथ। 90% देश में जो दंगे होते हैं, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूँ। 90% दंगे जो प्रकाश शर्मा जी देश में होते हैं ना, वो प्रायोजित दंगे होते हैं, स्पॉन्सर्ड दंगे होते हैं, स्वतः स्फूर्त नहीं होते दंगे। दंगे फैलाए जाते हैं 90% दंगे। सुन लीजिए पहले, अभी मौलाना साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला गाने वाले बेचारे फांसी चढ़ गए और ये देश बट गया। भारत के 250 धार्मिक स्थल, और इस तरह के बयानों से देश जुटेगा? नहीं, और योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही, इस तरह के बयानों से क्या देश जुट जाएगा? प्रकाश जी से मैं एक सवाल बोलिए बोलिए। प्रकाश जी, आप बड़े हमारे सीनियर हैं और बड़े आदत, मुझे बताइए 2006 का वीडियो किसने दिखाया? प्रकाश जी, आपको क्यों दिखाना चाहिए था? प्रकाश जी, मैं आप हमारे सीनियर हैं, मैं बड़े अदब के साथ आपसे एक सवाल करता हूँ। योगी जी ने दिया, उसको वीडियो को मीडिया को दिखाने की क्या जरूरत थी? दिखाते। अरे बड़ी सफाई से चतुरता ना दिखाइए, चालाकी मत दिखाइए प्रकाश जी कि मीडिया की तरफ चीजें मोड़ दें आप। प्रकाश जी, बड़े अदब के साथ में आप, प्रकाश जी मुझको दूसरों को भी सुनिए, अगर प्रकाश जी दूसरों को भी सुनिए, की भी ताकत सुन लीजिए सत्ता को सुनिए। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या? प्रकाश जी, बड़े अदब के साथ एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सीनियर है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। मेरा कहना यह है कि गोवा में आपकी सरकार है, मैं कोई भी मुसलमान अगर आतंकवाद में या दंगे में लिप्त होता है उसको सजा मिले। आप सुनिए ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। पूरा मुस्लिम समाज का तो उसको सजा मिले। मेरा देश इराक या ईरान नहीं है, मेरा देश भारत है। गोवा में आपकी सरकार है, राम सेना पे वहां पाबंदी गोवा के मुख्यमंत्री ने लगाई है। हमारा कहना यह है कि बजरंग बली हो या भगवान राम हो या कोई मुसलमान ही, जो भी देश को बांटने की कोशिश करो, और एक ऐसे वक्त में जब विश्व हमारी तरफ देख रहा है, इन्वेस्टर हमारे यहाँ आने को चाह रहे हैं, मोदी जी का अपना कद है। आज एक छोटी सी चीज कहूंगा, आज जापान के फेसबुक पे बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, उनके आरएसएस के चलाए जाने वाले शिशु मंदिरों में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं को कायर बनाया अशोक ने। एक तरफ आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे महान प्रधानमंत्री कहते हैं युद्ध से बुद्ध तक। तो ये जो विरोधाभास है, इस चीज को तो सही कीजिए, इस चीज को तो सही कीजिए। कहाँ की खबर है ये? अखिलेश जी, आपको बता दिया होता है। नहीं, हम चर्चा से भटकेंगे नहीं। हम जिस विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है और जो दंगों को लेकर बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने। प्रकाश जी, आप देवबंद दारुल उलूम के बारे में, प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी जब बारी आएगी तो अपनी बात रखिएगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, उत्तराखंड में जो उपचुनाव के नतीजे आए, बिहार में जो उपचुनाव के नतीजे आए, क्या इसकी कोई बौखलाहट आप बीजेपी में देखते हैं, जिस वजह से अब यह हथकंडा अपनाया जा रहा है, जानबूझकर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, मजहब के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है? मैं 2-3 बातें कहूंगा, जल्दी कहूंगा जी। पहली बात कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि आंकड़े हैं, तो भैया आपकी सरकार है, केंद्र में व्हाइट पेपर जारी कर दो। दूसरे आंकड़े ये इसलिए गलत हैं कि गुजरात में 9% ही मुस्लिम है और गोधरा का इतना बड़ा दंगा हुआ। आप कहते हैं जहाँ 20% है वही दंगा होता है। ये आपके प्लीज फिर वही पीड़ा हो गई। मुझे पता था कि सच्चाई नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। दूसरी बात कि ये फैक्ट है कि 100 दिन में ही मोदी का जो सदरा इतना तेज गिरा है, क्योंकि सिर्फ सब्जबाग दिखा करके आप वोट लिए थे। चेहरा बेनकाब हो चुका है। 5 राज्यों में उपचुनाव हुए, 1/3 सीटें भी नहीं जीत पाए। 11 सीटें यूपी में है, यहाँ जीतने के लाले हैं, 11 भी बीजेपी के हैं। 5 साल क्यों परेशान हो? आना है विकास ठीक है। प्रहलाद पटेल जी, विकास
ठीक है अखिलेश जी, मैं समझ गया। किसी को जनादेश मिला है तो वो देश कुछ भी करे, इसकी छूट नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जनादेश का ये कतई मतलब नहीं होता है। अब मैं प्रहलाद सिंह पटेल को चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। प्रकाश शर्मा जी, 1 मिनट। प्रकाश जी, काम है आप पर नजर रखना। प्रकाश जी और अखिलेश जी, आप दोनों से विनम्र अनुरोध है कि अब जरा बोलने दीजिए प्रहलाद सिंह पटेल साहब को भी। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आप हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जी, योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं, योगी आदित्यनाथ कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। क्या हम ये माने कि यही सोच आप लोगों की भी है? क्या बीजेपी भी इस रिसर्च से इत्तेफाक रखती है, ये जो आंकड़े लेकर दंगों पर आ गए योगी आदित्यनाथ? मुझे लगता है कि आदित्य जी, मुझे अपनी बात पूरा करने देना। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने साबित कर दिया कि जिंदगी भर वोट की तराजू पर मुसलमान को ये तोलते रहे, वो आज भी वो भाषा बोल रहे हैं। हमारा विचार बिल्कुल नहीं है, दंगा नहीं होना चाहिए, ये भाजपा का संकल्प है, खाली बयान नहीं है। लेकिन दंगों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, हम इससे सहमत नहीं है। दंगों पर चर्चा होनी चाहिए, ये चर्चा है। का नौजवान सच्चाई जानना चाहता है। टीवी के कैमरे के सामने ये बयान देना चर्चा है। प्रहलाद जी, टीवी के कैमरे के सामने ये बयान देना चर्चा है या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है? आपने बिल्कुल बात नहीं की। नहीं, दूसरे पक्ष पर आपने बिल्कुल बात नहीं की। जो उनने कहा कि जहां हिंदू बहुसंख्यक है, एक घटना बताइए जहां पर कोई अल्पसंख्यक असुरक्षित हो। एक मिनट सुन लीजिए। जब आपने बोला ना प्रहलाद सिंह पटेल जी, मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में रामपुर अखिलेश जी प्रहलाद जी को जरा एक जानकारी दे दूं। उत्तर प्रदेश में रामपुर एक जगह है, वहां पर 49% आबादी है मुस्लिमों की। कौन से बड़े दंगे हुए हाल के दिनों में, जरा बताइए तो। लोकसभा चुनाव के पहले प्रहलाद जी देखिए, आंकड़ों की जुबानी बात की जाए तो बेहतर होगा, आरोप लगाने से बेहतर। रामपुर का मैंने आपसे जिक्र किया, 49% मुसलमान उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहते हैं। कौन से बड़े दंगे हो गए, जरा बताइए ना। अखिलेश जी, एक सेकंड में एक बात। हाँ बोलिए अखिलेश जी। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी, नहीं आप अखिलेश जी, जहां पर वातावरण किसने बिगाड़ा? आपने बिगाड़ा। लोकसभा के पहले से दंगों पे गर्व कौन करता है? अखिलेश जी, दंगों पे गर्व कौन करता है? दंगों पे कौन लोग गर्व करते हैं? कोई क्षमा नहीं करेगा। हमारे भाजपा के साथी अखिलेश जी दंगों पे जिक्र कर रहे हैं, दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। दंगों पे गर्व कौन करता है? तो गड़िया कौन है? अमित शाह जी कौन है? बीजेपी के नेता कौन है? दंगों पे गर्व करते हैं और धांस देते हैं कि वो दंगे याद करो। नाम लो बाबा जी। और आप कहते हैं कि हम दंगा नहीं चाहते। नाम लो। ये मतलब कुल मिलाकर आप लोग ये कहना चाहते हैं कि हर जगह दंगे करवाने वाले लोग मत दीजिए। और इन सब के बीच राजकुमार भाटी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। राजकुमार भाटी जी, क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश में? आप दंगों को लगाम लगाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की अच्छी तरीके से कि जो उपचुनाव है उसी के लिए सब कुछ करवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की थ्योरी है, ये इस नीति पे चलते हैं कि एक झूठ बोलो और उसे फिर बार बार बोलते रहो। जो प्रहलाद पटेल जी कह रहे हैं लगातार झूठ बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो आंकड़े दिए बिल्कुल झूठ पे आधारित हैं। आपका कहना है कि जहां मुस्लिम बहुल होते हैं वहीं दंगे होते हैं, जहां हिंदू ज्यादा होते हैं, जहां हिंदू ज्यादा होते हैं वहां झगड़े नहीं होते। मुजफ्फरनगर में जहां जहां हिंदू बहुल गांव थे वहां से मुसलमान गांव छोड़ के भागे, कैंपों में रहे। 50,000 मुसलमान हिंदुओं के गांवों से भागे हैं। आप अपनी थ्योरी को ठीक कर लीजिए। क्यों भागे? सरकार ने आप क्यों भागे? राजकुमार भाई, ये दूसरा सवाल है। अखिलेश जी क्यों भागे? आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं अगर उसे पे केंद्रित रहे, वो दूसरा सवाल है। हमारी सरकार ने उनके लिए पूरी व्यवस्था की, उनकी मदद की। व्यवस्था जो मौलाना दिलवी कह रहे हैं व्यवस्था से कुछ नहीं होता है। ये दूसरा सवाल है। नहीं सुनिए, देखिए प्रकाश जी जो कहें ये हमारे सपा के जो नेता कहें, सवाल ये इस देश का हिंदू और मुसलमान खाली वोट बैंक नहीं है कि वो किस जगह पे सुरक्षित और किस जगह सुरक्षित नहीं है। मैं जब पासपोर्ट लेके इस देश की सीमा से बाहर जाता हूं, मेरा धर्म नहीं बल्कि मैं भारतीय हूं ये पूछा जाता है। मैं अपने बड़े आदर और सम्मान के साथ भाटी साहब से ये कहना चाहूंगा कि वो अपने मुख्यमंत्री को ही बताएं कि राजधर्म क्या होता है। साथ ही प्रकाश जी आप बहुत सीनियर हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कि दंगों पर चर्चा होनी चाहिए। 84 के दंगों को लेकर जो कुछ हमने कहा उसका समर्थन नहीं कह सकता, लेकिन आप मुझको बताइए क्या आप गुजरात के दंगों पे चर्चा कराकर अमित शाह साहब जैसे जिनके ऊपर कोर्ट ने ये कह दिया हो कि उनको वहां पे उन पे मुकदमा नहीं चलेगा, जब आप बनाते तब आप पे शंका होती है, सरकार पे शंका नहीं, प्रधानमंत्री पे शंका नहीं, शंका आपकी नियत पे होती है। प्रकाश शर्मा जी जवाब दीजिए। 3 बार भगाए गए वहां से। प्रकाश शर्मा जी जवाब दीजिए जो मौलाना दिलवी सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ अगर गुजरात पे चर्चा होगी तो फिर 47 के बंटवारे पे भी चर्चा करवाइए, फिर 1920 से लेकर अरे 47 के देखिए जो लोग
लोग आए थे, देश ने आडवाणी जी को शिखर तक पहुंचाया और आपने आडवाणी जी को घर तक पहुंचा दिया। ये बंटवारे के परिणाम थे, इस पर चर्चा कीजिए ना। दंगों के बारे में कोई कुछ देश ये देश इतना महान है, इस देश का हिंदू और मुसलमान इतना महान है कि उसने एक बेघर को प्रधानमंत्री बना दिया मनमोहन सिंह को, और आडवाणी जी को शिखर पे पहुंचा दिया। उसी आडवाणी जी को आपने घर में बिठा दिया। आप क्या बात करेंगे देश के सामने? आप क्या संचालित बम पे चर्चा करेंगे? करवाइए, कहाँ गए, कहाँ गए स्वामी तंबा, कहाँ गए? आप खाली प्रयोग करना चाहते हैं आडवाणी जी के साथ। कह रहा हूँ आप सबसे चर्चा कराइए, व्यक्ति चर्चा कराइए। इस देश की महानता देखिए, बेघर को प्रधानमंत्री बना दिया मनमोहन सिंह को और आडवाणी जी को शिखर पे पहुंचा दिया, और आपने आडवाणी जी को बनवास दे दिया। चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। चलिए, इन सब के बीच प्रहलाद सिंह पटेल जी, आपसे मेरा सवाल है। एक मिनट प्रकाश शर्मा जी, चलिए जरा एक सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ, उनसे मैं बात कर लूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अब केंद्र में, प्रहलाद सिंह पटेल मेरे साथ मौजूद हैं लगातार। प्रहलाद जी, विकास कहां चला गया? इन सबके बीच विकास कहीं सुनाई नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी साहब विकास की बातें करते हैं, लाल किले के प्राचीर से भी विकास को लेकर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, और उन्हीं की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रभारी भी हैं आपके, वो दंगों को लेकर रिसर्च शुरू कर देते हैं। कहां है विकास? आदित्य जी, मैं फिर वही कहूंगा कि आपने चुनाव से उनके बयान को जोड़कर कुछ तुष्टीकरण करने वाले गुनहगारों को आपने माफ करने की गलती कर दी। विकास है, भारतीय जनता पार्टी अपने उसूल, सिद्धांत और संकल्प पर कायम है। सबका साथ, सबका विकास, दंगा नहीं होना चाहिए, ये संकल्प है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, लेकिन दंगों पे बयान देने चाहिए। देश में दंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन दंगों पर बयान देना चाहिए, ताकि उसी का परिणाम है। उस पर सियासत हो सके। करने वाले लोग हैं वो आज वो तड़प रहे, वो सत्ता से बाहर हो तड़प रहे। चलिए, आखिरी कमेंट अखिलेश प्रताप सिंह जी, चुनाव से मत जोड़िए। वक्त इतना ही। अखिलेश जी, आखिरी कमेंट। अखिलेश जी, अगर ये बातें चुनाव के पहले जनता जानती कि बीजेपी का यही एजेंडा, यही चेहरा है, तो कहां गया करप्शन, लोकपाल जी, सीमा का घुसपैठ, 71 के बाद सबसे लंबी घुसपैठ और सबसे ज्यादा सीज फायर का वायलेशन हुआ है। ठीक है, कहाँ गया नौजवानों के मुद्दे, कहाँ गई महंगाई, कहाँ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन वाकई प्रहलाद सिंह पटेल जी, अब आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि अब आप सरकार में हैं, और सरकार में जब कोई पार्टी आती है उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, उसका बड़ा दिल होना चाहिए। इस देश की जनता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, बल्कि इंसान है। इस चीज को समझने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी News 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।